मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नई जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं। आज का विषय है इतिहास, वर्ग 8 का इतिहास का तीसरा चैप्टर है। ये वर्ग 8 का तीसरा चैप्टर है ग्रामीण जीवन एवं समाज। बच्चों, 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मनोबल बढ़ने लगा। अब कंपनी बंगाल के व्यापार के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी विजय पताका लहराने पर विचार करने लगी। इसका मुख्य ध्येय व्यापार के माध्यम से अधिकतम मुनाफा कमाना और प्रशासनिक हस्तक्षेप के द्वारा अपने व्यापार को सुरक्षित करना था। बक्सर के युद्ध में जीत ने कंपनी के भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव ने मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी प्राप्त करने में सफलता हासिल की। इससे कंपनी को बंगाल से राजस्व प्राप्त होने लगा। दीवानी मिलने के बाद कंपनी के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां थीं। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन लोगों को नियंत्रित करना जरूरी था जो ग्रामीण क्षेत्रों पर पहले शासन कर चुके थे। जनता के बीच वे अभी भी काफ़ी सम्मानित थे। कंपनी ऐसे लोगों को संयम पूर्वक नियंत्रण में लाने का प्रयास करने लगी, हालांकि उन्हें पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं था। बच्चों, हम लोग इस अध्याय में यही पढ़ेंगे कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को कंपनी ने अपना उपनिवेश बनाया, अपने आय के लिए कौन कौन से संसाधनों का प्रयोग किया, ग्रामीण जनता के अधिकार पर कैसे अंकुश लगाया, अपने व्यापारिक लाभ के लिए किसानों से व्यावसायिक फसलों की खेती करने को किस तरह बाध्य कर दिया। बच्चों, ये आप फिगर देख रहे हैं। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार, झारखंड और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करता हुआ। बच्चों, फिगर में हम देख पा रहे हैं कि यह एक राजशाही समारोह की तरह दीवानी प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन क्या यह सच प्रतीत होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह जो दीवानी प्राप्त किया गया था, यह निश्चित रूप से लॉर्ड क्लाइव के तंबू में ये सारा कार्यक्रम हुआ होगा, क्योंकि कोई दीवानी इस तरह राजशाही ठाट बाट से नहीं दे सकता है। कंपनी की आय। आइए देखते हैं कि बंगाल की दीवानी हासिल करने के बाद कंपनी का रवैया क्या था। कंपनी स्वयं को एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ही मान रही थी अब तक। इसका मुख्य लक्ष्य यह था कि व्यापार में लाभ हासिल कर प्रशासन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, यानी कि प्रशासन का जो स्थानीय प्रशासन था उसका इस्तेमाल करके किस तरह अपने व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित किया जाए। कंपनी आम जनता पर भारी लगान चाहती थी, लेकिन लगान के आकलन एवं वसूली के लिए कोई सुदृढ़ रणनीति नहीं बनाई गई थी। ज़्यादातर राजस्व प्राप्त करना एवं सस्ता माल खरीदना उनका उद्देश्य हो गया था। 1765 ईस्वी से पहले कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से सोने एवं चांदी लाती थी, लेकिन अब बंगाल में जमा पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जाने लगी। इसके कारण प्रतिवर्ष भारतीय माल और संपत्ति का दोहन होता गया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इंग्लैंड अधिक अमीर और भारत और अधिक गरीब होता गया। निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में सूती और रेशमी कपड़ा प्रमुख था। इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था, इसलिए इंग्लैंड के उद्योगपतियों और व्यापारियों के हितों के लिए भारतीय किसानों और कारीगरों का शोषण किया गया। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में दो सेक्टर को ज़्यादा निशाना बनाया गया। एक किसान को बनाया गया और दूसरा कारीगर को बनाया गया। किसान जो खेती का काम करते थे, अन्न उत्पादन का काम करते थे, और कारीगर जो सूती कपड़े वगैरह बनाया करते थे। इसका बंगाल की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। किसानों की हालत बदतर हो गई, वे लगान चुकाने में समर्थ नहीं रह गए।
कारीगर कंपनी के भय से गांव छोड़कर पलायन होने को विवश हो गया। उन्हें अपनी चीज़ें कम कीमत पर बेचने के लिए कंपनी द्वारा मजबूर किया जाता था। इन परिस्थितियों में जहां एक और किसान की हालत बदतर होने से खेती चौपट हो गई, वहीं कारीगर का उत्पादन भी गिर गया और 1770 आते आते बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल की स्थिति पैदा हो गई। 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़े अकाल के कारण वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। एक अनुमान के अनुसार इस अकाल में 1 करोड़ से भी अधिक लोग मौत के घाट चले गए थे, लेकिन कंपनी ने इस विषम परिस्थिति में उन्हें राहत पहुंचाने की कोई प्रयास नहीं किया। और अब आगे हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्था क्या थी। उसको आय प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं वो लागू किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक दोहन किया जा सके। अंग्रेज़ों के समय भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई थी। कंपनी के अफसरों को यह लगने लगा कि अब कृषि में सुधार और भूमि में निवेश करना जरूरी हो गया था। अंग्रेज़ों ने भारतीय कृषि के क्षेत्र में भूमि व्यवस्था और भू राजस्व के अंतर्गत कई व्यापक परिवर्तन किए। ये आप देख पा रहे हैं फिगर, बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। स्थिति बिगड़ने पर हाट में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि किस तरह से भूमि व्यवस्था और लगान व्यवस्था को लागू किया गया। उसके लिए सबसे पहले 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू की गई, जिसे कि हम जागीरदारी व्यवस्था भी कहते हैं। बंगाल के बाद इसे बिहार और उड़ीसा में भी लागू किया गया। बच्चों, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों से माल गुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए निर्धारित कर दी जाती थी। जमींदार किसानों से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था तथा शेष 1/11 भाग अपने खर्च, परिश्रम एवं दायित्व के लिए अपने पास रख लेता था। यदि जमींदार निश्चित समय पर सरकारी खजाने से लगान जमा नहीं करता तो उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती थी। इस व्यवस्था के तहत तय और नियमित आय को सुनिश्चित करना चाहते थे। लगान वसूली के लिए वह अपना समय और धन व्यय नहीं करना चाहते थे। कंपनी इसके साथ ही जमींदारों को अपना सशक्त समर्थक बनाना चाहती थी। बच्चों, अस्थाई बंदोबस्त ला करके उन्हें ये व्यवस्था लाना चाहते थे कि उन्हें जमींदारों के द्वारा कर वसूल करके दे दिया जाता था। उन्हें कर वसूलने के लिए अपना कोई भी अधिकारी रखने की ज़रूरत नहीं थी और साथ ही साथ जमींदार भी कंपनी के समर्थक होते जा रहे थे। बच्चों, यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू हुई थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है, बच्चों इस पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर कुछ प्रश्न के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। जैसे अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि बंगाल में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1793 ईस्वी में लागू हुई थी। इस तरह की बातें हमें इस अध्याय से हमें बिल्कुल पॉइंट आउट करके रखना चाहिए ताकि आगे हमें इसमें काम दे। कितना लगान लिया जाता था? जितना भी लगान ज़मींदार वसूलता था उसका 11 भाग में से 10 भाग वो कंपनी को देना पड़ता था और 1 भाग ज़मींदार अपने पास रखता था। अस्थाई बंदोबस्त के कुछ दोष भी थे। अस्थाई बंदोबस्त से सबसे अधिक हानि किसानों को हुई। इस व्यवस्था ने उनसे भूमि संबंधी अनेक परंपरागत अधिकार छीन लिए। वे किसान से मजदूर में परिवर्तित हो गए और अब सरकार के साथ उनका कोई सीधा संबंध नहीं रह गया था। जमींदार अनेक तरह से अत्याचार और उनका शोषण करने लगे। बाढ़ और अकाल के समय सरकार मालगुजारी में भी कोई छूट नहीं देती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान बढ़ाने का
अधिकार चूँकि ज़मींदारों के पास था, इससे ज़मींदारों की संपत्ति में इजाफा होता चला गया। इस प्रकार कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से कंपनी की आय में कमी आई, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हुआ और ज़मींदारों को अधिक शक्तिशाली होने का मौका मिल गया। यानी ये सब कुछ चीज़ें थी जो अस्थायी बंदोबस्त के दोष थे और इसके कारण यह व्यवस्था बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ अंग्रेज़ों के लिए। दूसरी व्यवस्था आई महलवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सामूहिक जो ज़मीन थी उसे समुदाय को सौंप दिया गया, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता था। यानी कि लगान आप एक व्यक्ति भी दे सकता है या समुदाय के द्वारा भी दे सकता है। इसमें ज़मींदार के स्थान पर मुखिया को, गांव का जो मुखिया होता था उस जिसे कि महालदार कहा जाता था, जिसके कारण इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। उसमें यह व्यवस्था थी कि मुखिया ही अब उसे पूरे समुदाय का जमा करके लगान को वो अंग्रेज़ों तक पहुंचाया करते थे। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान की दर उपज का 80% होता था, अर्थात जितना भी उपज होता था उस ज़मीन पर उसका 80% लगान के रूप में उसे देना पड़ता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की दर को संशोधित किया जा सकता था, जिस कारण विलियम बेंटिंग ने बाद में उसे 66% कर दिया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों की हालत और भी बदतर हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भी किसानों की इस दुर्दशा को दूर करने के लिए कोई पहल नहीं की। यह जो व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था थी, सबसे पहले 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब में लागू की गई थी। बच्चों, यहाँ भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हमें नोट करके रखना चाहिए। जैसे कि महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में लागू की गई थी। इसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब में लागू की गई थी। चलिए और हम देखते हैं, इसे विलियम बेंटिंग ने इसमें सुधार किया था। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो इसे हमें पॉइंट आउट करके रखना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास और बम्बई के अधिकतर भागों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय टॉमस मुनरो को जाता है। आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये टॉमस मुनरो का चित्र है, उसमें के चित्रकारों के द्वारा बनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारक, जिसे कि रैयत कहा जाता था, को भूस्वामी स्वीकार कर उसके साथ लगान देने की शर्त तय कर दी गई। इन क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य कारण यह था कि इसके इलाके में बड़े जमींदार नहीं थे। इसके तहत उपज से होने वाली आय का लगभग आधा प्रतिशत भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक लागू रही। किसानों को इस व्यवस्था में अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं थी। बम्बई और मद्रास में जहां यह व्यवस्था लागू की गई थी, वहां इसके बुरे परिणाम सामने आए। लगान की राशि अधिक होने के कारण किसानों को कभी कभी लगान चुकाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, जिस कारण धीरे धीरे वे अपनी ज़मीन से मालिकाना हक भी खोते गए। लगान चुकाने में असमर्थ किसानों को जेल में भी डाल दिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी नकारात्मक रहा। बच्चों, अभी हम देखें कि किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपने हक में लाने के लिए कई नीति और नियम लागू किए अंग्रेज़ों ने, लेकिन धीरे धीरे वो सब नाकाम होते गए। आइए अब हम आगे की बात हम आपको अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से इसे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।